इंडियन एयरफोर्स को इसी साल के अक्टूबर तक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन मिल सकती है, लेकिन इनको 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल नहीं किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को तैयार किया गया है, जिसमें काफी सारे डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर बैन लगने वाली है। इंडोनेशिया को भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई करने वाली है। चाइना अगले साल तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाला है, और अगर चाइना की तरफ से भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स इसको किस तरीके से काउंटर करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि कल भारत को फ्रांस की तरफ से राफेल की पहली बैच को डिलीवर कर दिया गया है, और अभी मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि हमें इसी साल के अंदर राफेल की एक और बैच को भी डिलीवर किया जाएगा। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फ्रांस और डसॉल्ट एविएशन को रिक्वेस्ट किया गया है कि हमें इसी साल के अंदर कम से कम 5 एडिशनल राफेल जेट को डिलीवर किया जाए, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो हमें इसी साल अक्टूबर के महीने से पहले ही राफेल की एक और बैच को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 5 राफेल आने वाला है, इनको अंबाला एयरबेस के बदले हसीमारा एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा, और इनको 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के बदले 101 फाल्कन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। अब इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि एक ही बार में दो फ्रंट में 2 स्क्वाड्रन को तैयार किया जा सकेगा, और बदले में हमारे पास राफेल को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। तो यहाँ पर राफेल बस एक टैक्टिकल वेपन के तौर पर काम करने वाली है, जबकि बाकी फाइटर जेट किसी भी खतरे को काउंटर करने के लिए लीड करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अंबाला एयरबेस और हसीमारा एयरबेस में राफेल के लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया गया है, और इसके लिए अभी करीब 400 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था। इसमें दोनों ही एयरबेस में राफेल के लिए शेल्टर, हैंगर और मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाए गए हैं, और गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को अपनी दूसरी बैच की राफेल और भारत को अपनी तीसरी बैच की राफेल भी 2021 में मिलने वाले हैं। लेकिन इनकी जो डिलीवरी शेड्यूल है उससे काफी पहले इनको डिलीवर किया जा सकता है। हसीमारा एयरबेस की बात करें तो ये इंडिया और भूटान के बॉर्डर के काफी करीब है, और यहाँ से ट्राई जंक्शन वाला एरिया जो कि भूटान, सिक्किम और तिब्बत के बीच है वो काफी करीब है। इसी वजह से ये एयरबेस हमारे लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि अंबाला एयरबेस से राफेल को यहाँ तक आने में काफी वक्त लग जाएगा। यहाँ पर पहले जो 101 फाल्कन स्क्वाड्रन तैनात था उसमें MiG-27 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनको 2018 से 2019 के बीच डीकमीशन किया गया है। अगला अपडेट भारत और इंडोनेशिया को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि 26 जुलाई को इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रभाव सुबियांतो भारत के गश्त पर आए हुए थे। इसी दौरान हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच आपसी मुद्दे को लेकर काफी बातचीत हुआ था। हमारी मतलब की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच अब बेहतर डिफेंस कोऑपरेशन को बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, जिससे एक दूसरे के साथ भारत और इंडोनेशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को शेयर करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर अभी इंडोनेशिया की तरफ से भारत को अप्रोच किया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इंडोनेशिया को भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर दोनों ही देशों के डिफेंस मिनिस्टर के बीच कौन कौन सी मेजर डिफेंस डील को लेकर बातचीत हुआ था, इसको अभी सीक्रेट रखा जा रहा है। लेकिन चाइना की हरकतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत अभी अपनी पकड़ को ईस्ट एशियन नेशन के ऊपर बनाए रखना चाहेगा, जिसमें हमें इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के साथ मजबूत डिफेंस कोऑपरेशन को बनाना पड़ेगा। अगला अपडेट डिफेंस इंपोर्ट को लेके है। दोस्तों ये बात आप सबको पता होगा कि हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी को इशू किया गया था, जिसको अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर कहा जाएगा। इसमें अभी काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दिया जाएगा। बताया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक लिस्ट को पेश किया जाएगा, जिसमें किन किन वेपन्स की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाएगा उसे क्लियरली बताया जाएगा, और ये लिस्ट भी वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि अगर डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट के ऊपर बैन लग जाएगा तो इसका हमारी फोर्सेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अभी सिर्फ उन्हीं डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट को बैन किया जाएगा जिनको भारत में बनाया जा सकता है। इससे हमारे डोमेस्टिक डिफेंस फार्म के ऊपर काफी पॉजिटिव असर पड़ने वाला है, और भारत में अभी ऐसे काफी सारे उभरती हुई MSME कंपनी है जो कि इससे फायदा उठा सकते हैं। भारत अभी पेट्रोल वेसल, रडार वार्निंग रिसीवर, स्मॉल कैलिबर की एमुनिशन, ग्रेनेड्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ जैकेट और अलग अलग तरह के सिमुलेटर्स को खुद बना सकता है। तो इन सब सिस्टम को इंपोर्ट करने के बदले डोमेस्टिक सिस्टम को इंडक्ट करने को लेके ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, और जैसे जैसे हमारे डोमेस्टिक फर्म अलग अलग सेक्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेजर डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगा दिया जाएगा।
अगला अपडेट एक दुखद अपडेट है। मैंने पहले ही इसके बारे में आप सभी को ट्विटर में बता दिया था। कल रात को मणिपुर साइड में एक्टिव आतंकवादी संगठन जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जा रहा है, उन्होंने असम राइफल के जवानों के ऊपर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें हमारे 3 जवान वीर गति को प्राप्त होने के साथ साथ 5 जवान घायल हुए थे। यह हादसा कल 6:30 बजे से 7 बजे के आसपास कोंगटाल एरिया में हुआ था, जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर से बस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में मौजूद है। हमारे जवान रेगुलर पेट्रोलिंग करके वापस बेस में जा रहे थे और इसी बीच उनके ऊपर सबसे पहले आईडी से हमला किया गया था और उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। इसी बीच हवलदार प्रणय काल्टिया, राइफलमैन वायम कोनाक और राइफलमैन रतन सलीम वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं पर बाकी 5 जवानों को माइनर चोटें आई थी, जिनको तुरंत ही आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन की तरफ से इस मामले को लेकर जिम्मा नहीं लिया गया है, लेकिन इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही म्यांमार की तरफ से चाइना के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि वो म्यांमार के आतंकवादी संगठनों को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और आज मिजोरम की चंपाई डिस्ट्रिक्ट से भी असम राइफल की तरफ से बड़ी मात्रा में एयर राइफल्स की स्कोप बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। और ये सभी के सभी स्कोप जो है वो इम्पोर्टेड स्कोप है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और ये अपडेट भी थोड़ी डिस्टर्ब करने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की तरफ से भी 4 नेवल ऑफिसर और 14 एसोसिएट ऑफिसर के खिलाफ एक कंप्लेन को दर्ज किया गया है। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी ऑफिसर वेस्टर्न नेवल कमांड को जो आईटी और हार्डवेयर सप्लाई किए जाते थे, उनकी फेक रिपोर्ट और बिल बनाते थे। इसी दौरान इन्होंने करीब 6.76 करोड़ का गड़बड़ किया था, जिसके बारे में सीबीआई को पता लगा है। सभी एलिगेशन अभी कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मदन गढ़बोले और आरपी शर्मा और पेटी ऑफिसर कुलदीप सिंह के ऊपर लगाए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि इन लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और 6.5 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट की गलत बिल बनाकर पेश किया था। इन बिल्स को 2016 के जनवरी से मार्च के बीच तैयार किया गया था, जहां पर वेस्टर्न नेवल कमांड की नेटवर्किंग और हार्डवेयर के ऊपर काम चल रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर इन लोगों ने ओरिजिनल बिल से 6.76 करोड़ का ज्यादा बिल बना दिया था। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, ये सब इन लोगों के पॉकेट में गए थे, जिनकी रिसीप्ट तक भी वेस्टर्न नेवल कमांड के पास पेश नहीं किया गया था और ना ही इसकी कोई वाउचर वगैरह वहां पे सबमिट किए गए थे। तो अब इन 4 ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है और इनके साथ अकाउंट सेक्शन के कुछ ऑफिसर, प्राइवेट कंपनी जैसे कि स्टार नेटवर्क, एसीएमई नेटवर्क, साइबर स्पेस इन्फोविजन और मॉक्स इन्फोसिस भी सीबीआई की नजर में आ चुकी है और ये सभी अभी इस घोटाले में शामिल हैं, ऐसा संदेह किया जा रहा है। अगला अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके है। अब सबको पता है कि जब से लद्दाख में तनाव बढ़ा है, तब से इन एयरक्राफ्ट को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है और यह हमें हिमालयन रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर नजर रखने में काफी मदद कर रही है। वैसे लद्दाख में यूएवीज को भी डिप्लॉय किया गया है, लेकिन यूएवीज इतनी बड़ी स्ट्रेच को एक बार में कवर नहीं कर सकते हैं जितना P-8I एक बार में कर सकता है। इसे किसी भी वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। अब सबको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही इसे लद्दाख में डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन इसे नॉर्थ साइड में किसी भी एयरवेज से ऑपरेट नहीं किया जाता है। अभी भी इन जेट को चेन्नई की रजाली एयरवेज से ऑपरेट किया जाता है और ये अपने होम बेस से टेक ऑफ करने के बाद पूरी लद्दाख के ऊपर चक्कर लगाते हैं। अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो किसी इंडियन एयरफोर्स की बेस में लैंड करते हैं, रिफ्यूल करते हैं और दोबारा अपने होम बेस वापस आ जाते हैं। इन प्लेन्स में अभी जो डटलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इंडियन सिस्टम है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से सप्लाई किया गया है। इन सिस्टम की मदद से P-8I एयरक्राफ्ट ग्राउंड स्टेशन के साथ लाइव डाटा को शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे 8 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और दिसंबर से हमें 2016 में साइन किए गए डील के मुताबिक एडिशनल 4 P-8I एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होना शुरू हो जाएंगे और 2021 के जून और जुलाई के बीच भी 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को लेके यूनाइटेड स्टेट के साथ डील को फाइनल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडिया और चाइना की नेवी को लेके है और ये अपडेट दोनों ही नेवी की फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद है तो कल हमने आपको बताया था कि भारत अभी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जाने वाला है और हमारी पहली इंडिजिनस और सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर 2021 तक हमारी नेवी में शामिल होने वाली है। लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काफी धीमा पड़ गया है और सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि हमारे काफी सारे सबमरीन और फ्रिगेट की जो वर्क चल रहा था वो भी लगभग 6 महीने के आसपास डिले हो गए हैं और हमारी सभी शिपयार्ड अभी 6 से 7 महीने पीछे चल रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सभी शिपयार्ड में आधी स्ट्रेंथ के साथ ही काम किया जा रहा है। वहीं पर अगर चाइना की बात करें तो उनकी नेवल प्रोजेक्ट के ऊपर इसका कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे उनकी कंस्ट्रक्शन टाइम काफी तेज होती है, लेकिन फिर भी पैंडेमिक का इसके ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले साल तक चाइना अपनी नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाला है। साथ ही अभी 2 एडिशनल कैरियर की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड के साथ किया जा रहा है
वहीं पर चाइना अभी टाइप 75 क्लास की एम्फीबियस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग को भी बना रहा है, जिनसे चाइना फ्यूचर में एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से। आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर भारत और चाइना के बीच एरियल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और भारत कैसे चाइना को काउंटर करने वाला है। अब अभी इंडियन एयरफोर्स की क्या ऑफिशियल स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसके बारे में तो पब्लिक को बताया नहीं जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ BS धनोआ जी ने बताया कि अगर आपने 2018 में हुई गगन शक्ति एक्सरसाइज को स्टडी किया होगा तो आपको इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी दोनों का पता लग जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ अगर चाइना कोई भी ऑफेंसिव स्ट्राइक करना चाहेगा तो वो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की फॉरवर्ड एयरबेस को टारगेट करेगा और इसके लिए वो इंडियन एयरफोर्स की बेस के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की एक भी एयरबेसेस को 24 घंटे तक डाउन करने के लिए चाइना को कम से कम 220 बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इससे इंडियन एयरफोर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ईस्ट से लेके वेस्ट तक काफी सारे एयरबेस मौजूद है जहां पर हमारे जेट आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स की 3 फॉरवर्ड एयरबेस को एक साथ नाकाम करने के लिए चाइना को कम से कम 660 मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है और चाइना के पास अभी 1000 से 1200 मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन तक ही इंडियन एयरफोर्स की 2 से 3 एयरबेस को डाउन करके रख पाएंगे। अब चाइना की पहली स्ट्राइक के बाद इंडियन एयरफोर्स की काउंटर स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमारे एयरक्राफ्ट बरेली, दीमापुर, कानपुर, गोरखपुर जैसे एयरबेस से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर चाइना की पहली स्ट्राइक में हमारे छबुआ, तेजपुर या लेह जैसे एयरबेस तबाह हो जाते हैं, लेकिन अगर चाइना की मिसाइल स्ट्राइक की वजह से एयरबेसेस की रनवे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, तब भी हम इनको 4 से 6 घंटे के अंदर दोबारा तैयार कर सकते हैं। और हमने ये सब गगन शक्ति एक्सरसाइज के दौरान करके दिखाया था। लेकिन फिर भी चाइना की रॉकेट अटैक से हमें खतरा रहने वाला है। वहीं पर चाइना की एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो इंडियन एयरफोर्स के साथ एरियल डॉगफाइट में ज्यादा एंगेज नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास जो एयरबेसेस मौजूद है उनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है और वो वहां से ज्यादा लोड के साथ टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। और भारत भी उनकी एयरबेसेस को इजीली टारगेट कर सकता है, लेकिन फर्क इतना है कि उनकी एयरबेसेस को सपोर्ट करने के लिए आसपास दूसरे एयरबेस मौजूद नहीं है, जबकि हमारे पास एयरबेसेस की एक लंबी चेन मौजूद है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।